तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में 5 नंबर के इतिहास के प्रश्नों को तैयार करने हेतु तथा अपर पीसीएस व अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी हेतु चलाए जा रहे हैं मेरे द्वारा आधुनिक भारत के इतिहास के जानकारी के क्रम में अध्याय 2 आज स्टार्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों को शिकायत की थी कि सर पहला वीडियो में छोटा दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप फुल स्क्रीन कर लें, आपको पूरा सही दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास अध्याय 2। पहला प्रश्न है, इतिहास में औरंगजेब की मृत्यु की घटना को किस रूप में देखा जाता है? उत्तर, यह घटना इतिहास में मध्यकालीन भारत के अंत तथा आधुनिक भारत के इतिहास के प्रारंभ का द्योतक है। प्रश्न 2 है, औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उत्तर है, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे और उनका भौगोलिक विभाजन क्या था? उत्तर, औरंगजेब की मृत्यु समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। इनमें 1 प्रांत अफगानिस्तान काबुल में था, 14 प्रांत उत्तर भारत में थे, 6 प्रांत दक्षिण में थे, जिसमें पहला औरंगाबाद, दूसरा बरार, तीसरा तेलंगाना, चौथा बीजापुर, पांचवा हैदराबाद और छठा खानदेश था। अगला प्रश्न है जजाओ या जाजऊ का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था और इसका क्या परिणाम रहा? उत्तर, यह संघर्ष 18 जून 1707 को आगरा से 20 मील दूर सामूगढ़ के समीप जजाओ नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के मध्य हुआ। इसमें आजम मारा गया और मुअज्जम विजयी हुआ। आजम के साथ उसके 2 पुत्र बीदरबख्त और वलाजा भी मारे गए। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकालीन मुगलों की वंशावली। प्रश्न 10, वंशावली चार्ट के अनुसार औरंगजेब आलमगीर के मुख्य पुत्र वंशज कौन थे जिनके नाम आगे बढ़े? उत्तर, मुख्य रूप से मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम फर्स्ट। दूसरा था मोहम्मद आजम, तीसरा था अकबर सेकंड, चौथा था सुल्तान मोहम्मद और मोहम्मद कामबख्श, जिनके वंश में मुही उस सुन्नत और मुही उल मिल्लत शाहजहां थर्ड थे। अगला प्रश्न है, चार्ट में दिए गए शासकों के क्रम संख्या 1 से 12 के अनुसार उत्तरकालीन मुगल शासकों का क्रम क्या था? तो पहला उत्तरकालीन मुगल शासक था मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है। दूसरा था जहांदार शाह, तीसरा था फर्रुखसियर, चौथा था रफ़ी-उद-दरजात, पाँचवां रफ़ी-उद-दौला या शाहजहां सेकंड, छठवां था मोहम्मद शाह फर्स्ट या रोशन अख्तर, सातवां था अहमद शाह, इनके बीच बीदरबख्त भी थे, आठवां था आलमगीर सेकंड, नवां मुही उल मिल्लत शाहजहां थर्ड, 10वां शाह आलम सेकंड, 11वां अकबर शाह सेकंड, 12वां बहादुर शाह सेकंड या जफर, जिसका निधन रंगून में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम और गद्दी का अधिकार। प्रश्न है, मुअज्जम और कामबख्श के बीच कहाँ युद्ध हुआ था और इसका क्या परिणाम रहा? उत्तर, दोनों के मध्य हैदराबाद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें कामबख्श मारा गया और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम किस वर्ष कितनी आयु में मुगल सम्राट बना? उसका जन्म कब हुआ, किसके गर्भ से हुआ था? उत्तर, वह 1707 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में सम्राट बना। उसका जन्म 1643 ईस्वी में राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। वह औरंगजेब का जीवित सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है और उसकी क्या खास विशेषता थी? उत्तर, उसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। वह उत्तरवर्ती मुगलों में प्रथम व अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। अगला, राजपूत, सिख, मराठा और सरदारों के प्रतिनिधियाँ। प्रश्न, बहादुर शाह ने दरबारी गुटों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? उत्तर, उसने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई। प्रश्न, हिंदू सरदारों और राजपूतों के प्रति बहादुर शाह की क्या नीति थी? उत्तर, उसने सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने राजपूतों को उनके प्रदेशों में पुनः स्थापित कर दिया, किंतु सूबे के सूबेदारों के ओहदों की उनकी मांग नहीं मानी। अगला प्रश्न है, आमेर, जयपुर और जोधपुर के मामले में बहादुर शाह ने क्या हस्तक्षेप किया? उत्तर, उसने आमेर पहुंचकर उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप करके विजय सिंह को आमेर का राजा घोषित किया। बाद में जय सिंह को परास्त कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंततः संधि कर उन्हें अपने अपने राज्यों में भेज दिया। जोधपुर के राजा
राणा अजीत सिंह को परास्त कर उसे क्षमा प्रदान की और उसे मारवाड़ का राजा स्वीकार कर 3,500 मनसब का मनसब प्रदान किया। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह ने मराठों के प्रति क्या नीति अपनाई और शाहू के साथ क्या किया? उत्तर, उसने मराठों के प्रति अस्थिर नीति अपनाई। जुल्फिकार खां के प्रस्ताव पर उसने शिवाजी के पौत्र शाहू, जो 1689 से मुगलों के पास कैद था, को 1707 में मुक्त कर महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। उसने मराठों को दक्खन की देशमुखी दे दी, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया, अर्थात शाहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। अगला प्रश्न है, शाहू को विधिवत राजा न मानने का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और शाहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। इससे शाहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे तथा दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। अगला प्रश्न है, सिख गुरु और अन्य सरदारों बुंदेला जाट के साथ बहादुर शाह के संबंध कैसे थे? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह के साथ उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर एक बड़ा मनसब प्रदान कर मेल मिलाप की कोशिश की। बुंदेला सरदार छत्रसाल तथा जाट सरदार चूड़ामन के साथ भी उसने मित्रता की नीति अपनाई। छत्रसाल निष्ठावंत सामंत बना रहा, वहीं चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। अगला प्रश्न है, जजिया कर के संबंध में बहादुर शाह ने क्या निर्णय किया? उसने औरंगजेब द्वारा लगाई गई जजिया की वसूली बंद कर दी। अगला प्रश्न है, सिख नेता बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और उसकी महत्वपूर्ण विजय क्या थी? उत्तर, उसने मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय 1710 में सरहिंद की विजय थी। उसने 1710 में ही गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जारी किए। प्रश्न, बहादुर शाह ने बंदा बहादुर को कहाँ पराजित किया और सम्राट की मृत्यु कब हुई? उत्तर, बहादुर शाह ने बंदा को लौगढ़ नामक स्थान पर पराजित किया। इसके बाद 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बादशाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद लौगढ़ को पुनः सिखों ने वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके शव के साथ क्या हुआ? उसकी मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्र उत्तराधिकार के लिए आपस में इस कदर लड़ते रहे कि सम्राट का शव 1 माह तक दफन नहीं किया जा सका। अगला प्रश्न है, डच शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में और कब बहादुर शाह के दरबार में आया? उसके स्वागत में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? उत्तर, डच शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में 1711 ईस्वी में मुगल दरबार में आया। उसके स्वागत में पुर्तगाली स्त्री जूलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे बीबी व विधवा आदि की उपाधि से विभूषित किया गया था। प्रश्न, इतिहास का सिडनी ओवन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर क्या कहा है? उत्तर, उन्होंने कहा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्र ग्रामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। अगला प्रश्न है, इतिहासकार खफी खान ने बहादुर शाह को क्या उपाधि दी? उन्होंने बहादुर शाह को शाहे बेखबर की उपाधि दी, क्योंकि वह शासन के कार्यों के प्रति बेहद लापरवाह थे। प्रश्न, तालिका के अनुसार उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का शासनकाल क्या था? सम्राट का नाम, शासनकाल। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी, जहादार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसिया 1713 से 1719 ईस्वी, रफ़ी उद्दरजात 28 फरवरी से 4 जून 1719, रफ़ी उद्दौला या शाहजहाँ सेकंड 6 जून 17 सितंबर से 1719, मतलब 6 जून से 1719 से 17 सितंबर 1719 तक। अगला है मोहम्मद शाह फर्स्ट या रंगीला 1719 से 1748। अगला है अहमद शाह 1748 से 1754। अगला है आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। अगला है शाहजहाँ तृतीय 1759 से 1760। अगला है शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। अगला प्रश्न है, उत्तरकालीन मुगल दरबार किन 4 प्रमुख खेमों में बट गया था? उत्तर, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। प्रश्न, तुरानी, ईरानी, अफगानी दलों की क्या विशेषता थी और किस मत को मानते थे? ये तीनों मध्य एशियाई, ईरानी एवं अफगान सैनिकों के वंशज थे। प्रश्न है, तुरानी, ईरानी और अफगानी दलों की क्या विशेषता थी और किस मत को मानते थे? उत्तर, ये तीनों मध्य एशियाई, ईरानी
एवं अफगानी सैनिकों के वंशज थे। तुरानी और अफगानी सुन्नी मत के अनुयायी थे, जबकि ईरानी अधिकतर शिया मत को मानने वाले थे। प्रश्न, ईरानी दल और तुरानी दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? उत्तर, ईरानी दल असद खां और उनके बेटे जुल्फिकार खां जैसे सरदार मुख्य थे। तुरानी दल चिनकिलिज खां और गजीउद्दीन फिरोज जंग जैसे सरदार थे। प्रश्न, हिंदुस्तानी दल में कौन कौन लोग शामिल थे और उनके नेता कौन थे? उत्तर, इसमें वे लोग थे जिनके पूर्वज भारत में आकर बस गए थे अथवा हिंदू से मुसलमान बने थे। इस दल के नेता सैयद बंधु अब्दुल्ला एवं हुसैन अली खां थे। इस दल को राजपूत, जाट तथा हिंदू जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। अगला प्रश्न है, जहांदार शाह किसकी सहायता से गद्दी पर आरूढ़ हुआ और उसने अपने वजीर व वकील किसे नियुक्त किया? उत्तर, वह ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर आरूढ़ हुआ। जहांदार शाह ने 29 मार्च 1712 को शासक बनने के बाद जुल्फिकार को अपना वजीर और उसके पिता असद खां को वकील नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, जहांदार शाह ने राजपूत राजाओं जय सिंह और अजीत सिंह के प्रति क्या नीति अपनाई? उसने जुल्फिकार खां की सलाह पर आमेर के राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा राजा की उपाधि, मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, जहांदार के समय मराठों, जाटों और सिखों के प्रति क्या नीतियाँ अपनाई गईं? प्रश्न है, जहांदार शाह के समय मराठों, जाटों और सिखों के प्रति क्या नीति अपनाई गई? तो उत्तर है, मराठे पुरानी स्थिति बहाल कर दक्कन का चौथ और सरदेश में की इस शर्त पर दी गई कि उसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारी को दे देंगे। राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को 3000 का मनसब तथा अनूप सिंह का खिताब दिया गया। जाट व बुंदेला, जाट नेता चूड़ामन और छत्रसाल बुंदेला के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। सिख, बंदा बहादुर और सिखों के प्रति दमन की नीति जारी रही। अगला प्रश्न है, जुल्फिकार खां ने राजस्व व्यवस्था को किस गलत पद्धति को बढ़ावा दिया? उन्हें राजस्व का दायित्व अपने चाटुकार सुभाषचंद्र को सौंप रखा था। उसने वित्तीय से सुधारने के लिए इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे कृषकों का उत्पीड़न बढ़ गया। अगला प्रश्न है, जहांदार शाह को इतिहास में किस नाम से पुकारा जाता है और इस दरबार पर किसका प्रभाव था? जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवरी वेश्या का अत्यधिक प्रभाव था। वह एक कमजोर, विलासी और शासन के प्रति लापरवाह शासक था, इस कारण लोग उसे लंपट मूर्ख की संज्ञा देते थे। प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? उत्तर, 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में। प्रश्न, उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 ईस्वी के कुल 12 शासकों में प्रथम और अंतिम मुगल शासक कौन थे? क्रमशः बहादुर शाह प्रथम और अंतिम थे बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न, साहिब बेखबर की उपाधि किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को प्रदान की गई है? बहादुर शाह प्रथम को। प्रश्न, फॉल ऑफ द मुगल अंपायर किस इतिहासकार की सुप्रसिद्ध कृति है? उत्तर, सर जादूनाथ सरकार की। प्रश्न, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? उत्तर, मोहम्मद शाह के काल में। अगला है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? उत्तर, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न, किस मुगल शासक के काल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? उत्तर, फर्रुखसियर। प्रश्न, औरंगजेब की मजार कहाँ अवस्थित है? उत्तर, औरंगाबाद में। प्रश्न, किस मुगल शासक को घृणित कायर या गीदड़ की उपमा दिया गया? उत्तर, फर्रुखसियर को। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन का सर्वप्रमुख कारण क्या था? उत्तर, योग्य अधिकारियों का अभाव। प्रश्न, महाराजा अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? उत्तर, फर्रुखसियर से। प्रश्न, सैयद बंधुओं ने किन किन को सम्राट बनाया? उत्तर, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला एवं मोहम्मद शाह को। किस मुगल सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? उत्तर, रफ़ीउद्दर्जात की। सबसे कम समय शासन करने वाला मुगल सम्राट कौन था? रफ़ीउद्दर्जात। प्रश्न, औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर अंतिम रूप से हटाने से पहले बीच में किसने समाप्त किया था? बहादुर शाह प्रथम ने। नोट, मुख्य पाठ के अनुसार जहांदार शाह ने भी इसे पुनर्रोपित होने के बाद समाप्त किया था। प्रश्न, सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई? उत्तर, तुरानी गुट ने। प्रश्न, सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? बंदा बहादुर ने। लोहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न, वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? बहादुर शाह प्रथम। प्रश्न, इतिहासकार खफी खां ने जहांदार शाह के शासनकाल के विषय में क्या लिखा है? उत्तर, उन्होंने लिखा है कि नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। प्रश्न,
फर्रुखसियर ने किसकी सहायता से जहांदार शाह को चुनौती दी और गद्दी हासिल की? उत्तर, उसने पटना के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां और इलाहाबाद के सहायक सूबेदार सैयद अब्दुल्ला खां की सहायता से चुनौती दी। 10 फरवरी 1713 को जहांदार शाह आगरा में बुरी तरह परास्त हुआ। जहांदार शाह उसके वजीर जुल्फ़िकार खां का अंत कैसे हुआ? उत्तर, 11 फरवरी 1713 को असद खां और जुल्फ़िकार खां को कैद में डाल दिया गया। इसके बाद फर्रुखसियर ने जुल्फ़िकार खां की हत्या करवा दी और उसके पिता असद खां को कैद में ही रहने दिया। प्रश्न, फर्रुखसियर ने गद्दी पर बैठते ही सैयद बंधुओं को किन पदों पर नियुक्त किया? उसने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त किया। प्रश्न, निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई? उत्तर, उसे दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है, फर्रुखसियर के काल में धार्मिक और प्रशासनिक क्षेत्र में क्या सुधार या नीतियाँ अपनाई गईं? उत्तर, सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और जहांदार शाह के अंतिम समय पुनर्रोपित जजिया कर और तीर्थयात्री कर को तुरंत समाप्त कर दिया। अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिलाया गया। जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती की नीति अपनाई गई। अगला प्रश्न है, सिख नेता बंदा बहादुर का अंत किस मुगल शासक के काल में और कैसे हुआ? उत्तर, फर्रुखसियर के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा बंदा बहादुर को गुरदासपुर के दुर्ग से बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और घोर यातना के साथ 19 जून 1716 को मार डाला गया। यह फर्रुखसियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान कब और किसने जारी किया और इसके क्या प्रावधान थे? उत्तर, फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया, जिसके तहत बहुत सी व्यापार संबंधी रियायतें दी गईं, जिसमें बिना सीमा शुल्क के बंगाल के रास्ते व्यापार करना भी शामिल था। प्रश्न, फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के बीच संबंध क्यों खराब हुए और उसका परिणाम क्या हुआ रहा? उत्तर, फर्रुखसियर मीर जुमला के प्रभाव में आकर सैयद बंधुओं के प्रति कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार करने लगा, उन्हें सत्ता से हटाने के षड्यंत्र रचने लगा। परिणामतः सैयद बंधुओं ने मराठा नेता साहू के सहयोग से 28 फरवरी 1719 को फर्रुखसियर की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रश्न, फर्रुखसियर को इतिहास में किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर, उसे मुगल वंश का घृणित कायर सम्राट कहा जाता है, क्योंकि वह अपना बुरा भला सोचने में अक्षम, दुर्बल, कायर और निंदित सम्राट था। अगला प्रश्न है, रफ़ी-उद-दर्जात का शासनकाल कब से कब तक था और उनके काल की मुख्य घटना क्या थी? उसका शासनकाल 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक था। वह सबसे कम समय 3 माह 4 दिन तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसके काल में नेकुसियर का विद्रोह हुआ था, जिसने आगरा के किले में खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। नेकुसियर अकबर द्वितीय का पुत्र तथा औरंगजेब का विद्रोही पौत्र था। 4 जून 1719 को क्षय रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न, रफ़ी-उद-दौला को किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठाया गया और उसकी मृत्यु कैसे हुई? प्रश्न है, रफ़ी-उद-दौला को किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठाया गया और उसकी मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, उसे सैयद बंधुओं ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठाया। उसका शासनकाल 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक था। पेचिश रोग के कारण 17 सितंबर 1719 को उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न, राजा अजीत सिंह ने अपनी विधवा पुत्री के संबंध में रफ़ी-उद-दौला के काल में क्या निर्णय लिया? अजीत सिंह ने अनुमति लेकर अपनी विधवा पुत्री, जो फर्रुखसियर की पत्नी थी, को मुगल हरम से वापस ले लिया, जिसने बाद में हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। भारतीय इतिहास में शासक निर्माता के नाम से किन्हें जाना जाता है? उत्तर, सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को, क्योंकि वे अपनी इच्छानुसार राजाओं को गद्दी पर बैठाते और हटाते थे। अगला प्रश्न, मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? उसे रंगीला क्यों कहा जाता है? उत्तर, उसका मूल नाम रोशन अख्तर था। वह जहान शाह का पुत्र था। सार्वजनिक मामलों के प्रति उसकी उदासीनता तथा सुरा और सुंदरी में तल्लीनता के कारण उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। उसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं से मुक्ति पाने के लिए क्या रणनीति अपनाई? उत्तर, सिंहासन पर बैठने के बाद वह सैयद बंधुओं के प्रभाव से मुक्त होने की युक्ति सोचने लगा। उसने दक्कन के शासक चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क को अपना मित्र बनाया। उसके नेतृत्व में एक तुरानी सैनिक हैदर खान ने 9 अक्टूबर 1720 को मालवा की ओर जाते समय सैयद हुसैन अली खां की छुरा को भोंककर हत्या कर दी। भाई का हत्या का बदला लेने के लिए सैयद अब्दुल्ला खान ने क्या कदम उठाया? उत्तर, उसने रफ़ी-उद-शान के एक दूसरे पुत्र मोहम्मद इब्राहिम को गद्दी पर बैठाया, अपनी शक्ति कायम करने की कोशिश की और बदला लेने के लिए एक विशाल सेना एकत्रित की। प्रश्न है,
सैयद बंधु कौन थे और वो किसके पुत्र थे? उत्तर हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु कहा जाता था, जो सैयद अब्दुल्ला खां बारहा के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं को ऊंचे पद किस प्रकार प्राप्त हुए? उत्तर, उन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह का पक्ष लिया था। 1708 में राजकुमार अजीमुद्दीन ने हुसैन अली को बिहार में और 1711 में अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद में अपना नायब सूबेदार बनाया था। इसी अनुकंपा के कारण उन्होंने 1713 में अजीमुद्दीन के पुत्र फर्रुखसियर का साथ देकर जहांदार शाह को हराया। इतिहास में किस काल को सैयद बंधु युग कहा जाता है और उन्हें किस नाम से प्रसिद्धि मिली? उत्तर, 1713 से 1720 ईस्वी तक के काल को सैयद बंधु युग कहा जाता है। इतिहास में इन्हें राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इन्होंने फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जार, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह को सम्राट बनाया। प्रश्न 4, सैयद बंधुओं का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर, 1720 में ईस्वी तक इन दोनों भाइयों का पतन हो गया। हुसैन अली खां हैदर खान ने छुरा घोंपकर इनकी हत्या कर दी। अब्दुल्ला खां वह 13 नवंबर 1720 को हसनपुर के स्थान पर युद्ध हार गए और बंदी बना लिए गए। अंततः 1722 ईस्वी में उन्हें विष देकर मार डाला गया। इनका पतन वास्तव में औरंगजेब के तरह दक्षिण में आरंभ हुआ और निजामुल मुल्क इनके लिए नासूर साबित हुआ। प्रश्न 5, मोहम्मद शाह के समय किन किन स्वतंत्र राज्यों और उनके संस्थापकों का उदय हुआ? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। अवध, शहादत खां ने। दक्कन, निजामुल मुल्क ने। भरतपुर और मथुरा, बदन सिंह ने। गंगा यमुना के दोआब, कटेहर रुहेलों के नेतृत्व में। फर्रुखाबाद, बंगश नवाबों ने। मतलब पूछ ये रहा है कि मोहम्मद शाह के समय किन किन स्वतंत्र राज्यों और उनके संस्थापकों का उदय हुआ। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। अवध में शहादत खां ने। दक्कन में निजामुल मुल्क ने। भरतपुर और मथुरा, बदन सिंह ने। गंगा यमुना के दोआब, कटेहर रुहेलों के नेतृत्व में। फर्रुखाबाद, बंगश नवाबों ने। अगला प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब और किसके बीच हुआ और इसमें इसने मध्यस्थता की? उत्तर, यह युद्ध 24 फरवरी 1739 को फारस के शासक नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ, जिसमें निजाम ने मध्यस्थता करके रंगीला का बचाव किया था। करनाल का युद्ध कब और किसके बीच हुआ और इसमें किसने मध्यस्थता की? यह युद्ध 24 फरवरी 1739 को फारस के शासक नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ, जिसमें निजाम ने मध्यस्थता करके रंगीला का बचाव किया था। अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा ने और कब मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की? उत्तर, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह ने जजिया कर को लेकर क्या अंतिम निर्णय लिया? उत्तर, मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, फूल वालों की सैर नामक उत्सव कब शुरू हुआ और यह कहाँ आयोजित होता है? यह उत्सव मोहम्मद शाह रंगीला के समय प्रारंभ हुआ था, परंतु यह अपने धर्मनिरपेक्ष और वर्तमान स्वरूप में अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में स्थापित हुआ। यह उत्सव दिल्ली में ख्वाजा कुतुब साहिब की दरगाह पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर हमला आक्रमण कब हुआ और उसने किसने पराजित किया? नादिर। उत्तर, नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगान का शासक बना। उसने 1747 में शासक बनने के बाद पंजाब के सूबेदार शाहनवाज खां के निमंत्रण पर भारत पर आक्रमण किया। लाहौर जीतने के बाद वह दिल्ली की तरफ बढ़ा, किंतु मोहम्मद शाह के पुत्र शहजादा अहमद ने अब्दाली को मच्छीवाड़ी के समीप मानूपुर में पराजित कर लौटा दिया। अगला प्रश्न है, अहमद शाह के समय अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया? अगला प्रश्न है, अहमद शाह के समय अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया और सम्राट ने वजीर किसे नियुक्त किया? उत्तर, अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 1748 से 1754 के बीच बादशाह ने अपना वजीर सूबेदार सफदरजंग को नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, अहमद शाह के काल में नवाब बहादुर की उपाधि किसे दी गई और उसका क्या परिणाम हुआ? सम्राट ने अपने प्रिय हिजड़े के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी, जिससे तमाम अमीर और उमरा वर्ग रुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप सफदरजंग ने नवाब बहादुर का कत्ल करवा दिया। अगला प्रश्न है, अहमद शाह के काल की दयनीय आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक हस्तक्षेप का विवरण दीजिए।
उत्तर, राजकोष इतना खाली था कि सेना को वेतन देने हेतु अहमद शाह को राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े थे। प्रशासनिक कार्यों में राजमाता उधमबाई का अत्यधिक हस्तक्षेप था, जिन्हें किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, अहमद शाह का अंत कैसे हुआ और अगला शासक कौन बना? उत्तर, मराठों के सहयोग से इमाद उल मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ करके स्वयं प्रधानमंत्री बना। इमादुल मुल्क ने मराठों की सहायता से अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया और आलमगीर द्वितीय को सत्तासीन कराया। अगला है आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। आलमगीर द्वितीय का मूल नाम क्या था और वह किसकी कृपा से सिंहासन पर बैठा? उसका मूल नाम अजीजुद्दीन था और वह वजीर गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क की कृपा से मुगल सिंहासन पर बैठा। उसने औरंगजेब की उपाधि आलमगीर धारण की थी। अगला प्रश्न, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं क्या थीं? उत्तर, शासन प्रबंध की संपूर्ण शक्ति गाजिउद्दीन के हाथों में थी और राजा एक प्रकार से कैद में था। इसके शासनकाल में अब्दाली ने पुनः 1756 से 57 एवं 1759 में आक्रमण किया और मराठों ने 1758 में दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह मूक दर्शक बना रहा। आलमगीर द्वितीय की हत्या किसने और क्यों की? आलमगीर द्वितीय ने गाजिउद्दीन के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयत्न किया, परंतु यह षड्यंत्र उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ और गाजिउद्दीन ने उसकी हत्या करवा दी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था? उत्तर, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही 1757 में प्लासी के युद्ध में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में कौन सी अजीब स्थिति उत्पन्न हुई? उत्तर, आलमगीर सेकंड के मृत्यु के बाद एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर दो बादशाह सिंहासनारूढ़ हुए। पटना में उसके पुत्र अली गौहर ने खुद को शाह आलम द्वितीय घोषित किया, जबकि दिल्ली में इमादुल मुल्क ने काम्बोज के पौत्र मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। प्रश्न, शाहजहां तृतीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? उत्तर, 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था और वह सिंहासन पर बैठने के बाद भी 12 वर्ष तक दिल्ली क्यों नहीं जा सका? उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से फैली अराजकता और वजीर गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क की दरबारी गुटबाजी के कारण वह स्वयं को सम्राट घोषित करने के बाद भी 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश कर नहीं सका। अगला है, शाह आलम द्वितीय किसकी सहायता से और कब दिल्ली वापस लौटा? उत्तर, अंततः मराठों की सहायता से 1772 ईस्वी में वह दिल्ली आया और सिंहासन पर बैठा। प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके काल में हुआ और उसके बाद दिल्ली में किसने अपनी सत्ता स्थापित की? उत्तर, यह युद्ध शाह आलम द्वितीय के काल में अहमद शाह अब्दाली के 5वें आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। युद्ध के बाद दिल्ली में रुहेला नेता नजीबुद्दौला, उसके बाद उसके बेटे जबीता खां, उसके पोते गुलाम कादिर ने अपनी सत्ता स्थापित की। प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ, इसका क्या परिणाम रहा, उसके बाद कौन सी संधि हुई? उत्तर, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने 1765 में अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि की। इसके अंतर्गत उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी और वह पूरी तरह से अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। प्रश्न, शाह आलम द्वितीय को अंधा किसने किया और अंत में अंग्रेजों का दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कब हुआ? उत्तर, 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने उसे अंधा कर कैद में डाल दिया। बाद में मराठों ने उसे कैद से निकालकर पुनः गद्दी पर बैठाया और गुलाम कादिर को फांसी दे दी। अंततः 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कर लिया। प्रश्न है, प्रथम मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना और उसके काल में जारी प्रथम पत्र मुद्रा की क्या विशेषता थी? प्रथम मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना और इसके काल में जारी प्रथम पत्र मुद्रा क्या थी? उत्तर, शाह आलम द्वितीय प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। 1806 में ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली के हस्ताक्षरों से युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपये का प्रचलन किया गया, जिसे बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 में जारी किया था। 1806 में ही शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? उत्तर, अकबर शाह द्वितीय। इसके समय में बादशाहत केवल लाल किले में सिमट कर रह गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर शाह द्वितीय के काल में मुगलों की टकसालों और सिक्कों के संबंध में क्या बदलाव आया?
उत्तर इसके समय में 1835 ईस्वी में मुगलों की टकसालें बंद हो गईं और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर सादोती ने किसे राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था और उसकी मृत्यु कब हुई? उत्तर, उसने अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई। प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय के संबंध में मुख्य ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं? उत्तर, वह अंतिम मुगल बादशाह था। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे और इब्राहिम जौक उसके कविता शायरी के उस्ताद थे। अगला प्रश्न है, तालिका के अनुसार प्रमुख मुगल शासकों व्यक्तियों के वास्तविक नाम, उनकी उपाधियाँ क्या थीं? शाह बेखबर, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम। अगला था, लंपट मोर किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को कहा जाता था। घृणित कायर, गीदड़ शायर, फर्रुखसियर को कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। रंगीला मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर को कहा जाता था। शाहजहां द्वितीय रफ़ी-उद-दौला कहा गया। शाह आलम द्वितीय अली गौहर को कहा गया। जफ़र बहादुर शाह द्वितीय को कहा गया। सवाई व मिर्जा राजा जयसिंह को कहा गया। सवाई राजा जयसिंह फर्रुखसियर ने कहा और मिर्जा राजा जयसिंह जहांदार शाह ने कहा। राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय ने कहा। किबला ए आलम राजमाता ऊधम बाई को कहा जाता है। दुर्रे दुरानी युग का मोती अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। प्रश्न, 18 जून 1707 ईस्वी में जाजऊ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? उत्तर, मुअज्जम और आजम के बीच। किस उत्तरवर्ती मुगल सम्राट को रंगीला के रूप में उपमा दी जाती है? उत्तर, मोहम्मद शाह को। शाहजहां सेकंड की उपाधि किस मुगल सम्राट ने धारण की थी? तो उत्तर, रफ़ी-उद-दौला ने। प्रश्न, किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी? उत्तर, अकबर द्वितीय ने। प्रश्न, नादिर शाह ने दिल्ली पर कब अधिकार किया था? उत्तर, 20 मार्च 1739 को। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के समय में मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया? उत्तर, अकबर द्वितीय के काल में। प्रश्न, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? रंगून, म्यांमार में 1862 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध 1764 के समय मुख्य मुगल शासक कौन था? उत्तर, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय जफर के कविता के शिक्षक उस्ताद कौन थे? उन्होंने किस ऐतिहासिक घटना में भाग लिया? उत्तर, असद उल्लाह खां गालिब उनके कविता के शिक्षक थे। बहादुर शाह द्वितीय स्वयं जफर उपनाम से शायरी लिखते थे और उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। प्रश्न, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से गिरफ्तार किया और उसके साथ क्या व्यवहार किया? उत्तर, अंग्रेजों ने उन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया। अंत में उन्हें देश से निर्वासित कर रंगून, म्यांमार भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुगल वंश का अंत हो गया। प्रश्न, उत्तरवर्ती मुगल काल में पश्चिमोत्तर सीमा पर किन दो प्रमुख विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया? उत्तर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न, नादिर शाह का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उसे किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर, नादिर शाह का जन्म 1688 ईस्वी में खुरासान में हुआ था। वह एक गडरिये के स्तर से उठकर 1736 में ईरान का शासक बना। उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर, मुगलों द्वारा फारस के साथ राजनीतिक संबंधों का विच्छेद कर लेना। नादिर शाह के सत्ता हथियाने आने के बाद मुगलों ने दूतों के आदान प्रदान की प्रथा बंद कर दी थी। नादिर शाह ने अफगानों की सहायता न करने का निवेदन भेजा था। इस पर मोहम्मद साहब ने ध्यान नहीं दिया। इससे क्षुब्ध होकर उसने आक्रमण का निश्चय किया। इसके अलावा वह भारत के अपार धन को लूटना चाहता था और कुछ मुगल दरबारियों ने भी उसे आमंत्रण भेजा था। प्रश्न, नादिर शाह ने भारत की ओर बढ़ते हुए किन स्थानों को और कब विजित किया? उत्तर, 11 जून 1738 ईस्वी को गजनी को विजित किया। 29 जून 1738 को काबुल के मुगल सरदार नासिर खां को घुटने टेकने पर बाध्य किया। अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार कर लाहौर के मुगल गवर्नर को हराकर फरवरी 1739 में पंजाब पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न, करनाल का युद्ध कब हुआ और इसका क्या परिणाम रहा? उत्तर, यह युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ। इसमें मात्र 3 घंटे में ही मुगल सेना पराजित हो गई। करनाल के युद्ध के बाद शहादत खां अवध के नवाब ने नादिर शाह को क्या लालच दिया?
उत्तर मोहम्मद शाह ने युद्ध के हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया था, लेकिन शहादत खां, जो स्वयं मीर बख्शी बनना चाहता था, ने नादिर शाह से मिलकर कहा कि यदि वह दिल्ली पर आक्रमण करे तो उसे 50 लाख नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश कब किया और वहां कत्लेआम का आदेश क्यों दिया? उत्तर, उसने 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश किया। 22 मार्च को दिल्ली के कुछ नागरिकों द्वारा नादिर शाह के कुछ सैनिकों को वध कर देने के कारण उसने कत्लेआम की आज्ञा दी, जिसके फलस्वरूप 30,000 व्यक्ति मारे गए। प्रश्न, नादिर शाह दिल्ली से अपने साथ साथ क्या क्या लूट कर ले गया? उत्तर, वह 15 मई तक दिल्ली में रहा। लौटते समय वह शाहजहां का तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, 30 करोड़ नगद, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के अतिरिक्त 10,000 ऊँट, 100 हाथी, 100 हिजड़े, 130 लेखपाल, 200 लुहार, 200 बढ़ई तथा 100 संगत रास अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरे का सफरनामा। प्रश्न, 1739 के बाद कोहिनूर हीरा किन किन शासकों के पास से होता हुआ ब्रिटिश महारानी तक पहुंचा? उत्तर, 1739 ईस्वी में नादिर शाह इसे मोहम्मद शाह रंगीला से लूट कर ले गया। दूसरा नंबर, नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हुआ। अब्दाली के बाद यह शाह शूजा को प्राप्त हुआ। 1831 में शाह शूजा ने यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद यह उनके पुत्र महाराजा दिलीप सिंह के पास गया। 21 फरवरी 1849 ईस्वी में गुजरात के युद्ध के बाद दिलीप सिंह से लॉर्ड डलहौजी ने इसे ले लिया और ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया। प्रश्न, मुगल काल में पंजाब की एकमात्र महिला सूबेदार कौन थी? उत्तर, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय मुगलानी बेगम पंजाब की एक महिला सूबेदार थीं। प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कितने दिनों के लिए मुगल सत्ता का लोप हो गया था? 57 दिनों के लिए। अफगानी सत्ता का प्रारंभ 20 मार्च 1739 को हुआ था। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन है? खफी खां। प्रश्न, सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने किन किन स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थीं? उत्तर, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में। प्रश्न, नक्षत्रों से संबंधित पुस्तक जिज मोहम्मद शाही के रचयिता कौन थे और यह कब लिखी गई? उत्तर, यह 1773 ईस्वी में जयपुर के सवाई राजा जयसिंह सेकंड के द्वारा रचित की गई थी। प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल मीर बख्शी कौन था और उसकी मृत्यु के बाद यह पद किसे मिला? उत्तर, मीर बख्शी खाने दौरान था, जो करनाल युद्ध में मारा गया। तदोपरांत मीर बख्शी निजामुल मुल्क को बनाया गया। प्रश्न, मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का पहला उदाहरण कौन सा था? उत्तर, सैयद हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बाली जी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया और 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी। प्रश्न, नक्षत्रों से संबंधित पुस्तक जिज मोहम्मद शाही के रचयिता कौन थे और यह कब लिखी गई? उत्तर, यह 1773 ईस्वी में जयपुर के सवाई राजा जयसिंह सेकंड के द्वारा रचित की गई। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल मीर बख्शी कौन था और उसकी मृत्यु के बाद यह पद किसे मिला? उत्तर, मीर बख्शी खाने दौरान था,
जो करनाल युद्ध में मारा गया। तदुपरांत मीर बख्शी निजामुल को ये बनाया गया। प्रश्न, मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का पहला उदाहरण कौन सा था? उत्तर, सैयद हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया और 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी। प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण के फलस्वरूप फारस को कौन से क्षेत्र व अन्य लाभ प्राप्त हुए? उत्तर, कश्मीर एवं सिंधु के पश्चिम का प्रदेश नादिर शाह को मिला। थट्टा प्रांत एवं उसका बंदरगाह भी उसे दिया गया। लूट में उसे विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी मिला। पंजाब के गवर्नर ने 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने का वचन दिया। मुगल सम्राट की पुत्री मोहम्मद शाह का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से किया गया। इतिहासकार हेग ने नादिर शाह के आक्रमण के प्रभाव के बारे में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि नादिर शाह के आक्रमण से मोहम्मद शाह उसके दरबारियों पर इतना भीषण आघात लगा कि वे उसके दिल्ली से जाने के बाद मूर्छित होकर किंकर विमूढ़ से रह गए। प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली कब अफगानिस्तान का शासक बना? उसे किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर, 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के उपरांत वह अफगानिस्तान का शासक बना। उसे दुर्रे दुर्रानी अर्थात युग का मोती के उपमा से नवाजा गया है। प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली ने भारत का पर कुल कितनी बार आक्रमण किया और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया और इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत के धन को लूटना था। अब्दाली के शुरुआती 3 आक्रमणों प्रथम से तथी का क्या घटनाक्रम रहा? प्रथम, 1748 ईस्वी में उसने पहली बार पंजाब पर आक्रमण किया और असफल रहा। द्वितीय, 1749 ईस्वी में दूसरी बार आक्रमण किया, पंजाब के गवर्नर मुई को परास्त किया। तृतीय, 1752 उसने तीसरी बार आक्रमण कर मुगल सम्राट अहमद शाह से सिंध और पंजाब का प्रदेश हस्तगत कर लिया। अगला प्रश्न, जनवरी 1757 में अब्दाली के आक्रमण के समय दिल्ली, मथुरा और आगरा में क्या हुआ? जनवरी 1757 में उसने दिल्ली में प्रवेश किया तथा मथुरा एवं आगरा को लूटा। लौटते समय उसने भारत में आलमगीर सेकंड को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त किया। मार्च 1758 में पेशवा रघुनाथ राव के दिल्ली पहुंचने पर क्या प्रशासनिक बदलाव हुए? उसने दिल्ली के मीर बख्शी नजीबुद्दौला को निकाल दिया और पंजाब को लूटने के पश्चात वहां का गवर्नर अदीना बेग को नियुक्त किया। प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम रहा? उत्तर, मराठों द्वारा नजीबुद्दौला को निकालने से नाराज होकर अब्दाली ने भारत पर 5वां आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। अब्दाली ने वापस जाने के पूर्व पुनः पद वितरण करके नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बनाया। अगला प्रश्न है, अब्दाली के छठे और 7वें आक्रमण का क्या परिणाम रहा? उत्तर, छठा आक्रमण वह सिखों को सजा देने आया परंतु असफल होकर उसे वापस जाना पड़ा। 7वां आक्रमण मार्च 1767 ईस्वी में वह अपने अंतिम आक्रमण में भी सिखों को समाप्त न कर सका और उसे अफसोस के साथ वापस जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तरकालीन मुगल दरबार के तुरानी और अफगानी गुटों के लोग में कौन लोग शामिल थे? तुरानी दल, इसमें वो लोग थे जो ट्रांसआक्सियाना और मध्य एशिया के भागों से आए थे। इनमें मुख्य रूप से मोहम्मद अमीन खां, उसका चचेरा भाई चिनकिलिज खां, निजामुल कमरुद्दीन खां, जकारिया खां आदि सम्मिलित थे। ये प्रायः सुन्नी थे। अफगानी दल, इसमें फारस और खुरासान से आए अफगानी जैसे अली मोहम्मद खां तथा मोहम्मद खां बंगस प्रमुख थे। यह दल भी प्रायः सुन्नी था। प्रश्न, मुगल दरबार के ईरानी और हिंदुस्तानी गुटों की क्या विशेषता थी? उत्तर, ईरानी दल, इसमें सदस्य शिया थे जिनमें अमीर खां, सादात खां, इसहाक खां और राजा निर्माता जुल्फिकार खां प्रमुख थे। हिंदुस्तानी दल, इसमें वे लोग थे जिनके पूर्वज पीढ़ियों पहले भारत में बस गए थे या जो हिंदुस्तान से मुसलमान बने थे। हिंदू मुस्लिम दल, इसे राजपूतों, जाटों और हिंदू जमींदारों का समर्थन था। इसके नेता सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां थे। इन गुटों के आपसी संघर्ष का मुगल साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सम्राट बहादुर शाह और जहांदार शाह के काल में जुल्फिकार खां के नेतृत्व में ईरानी दल शक्तिशाली था, परंतु फर्रुखसियर के काल में हिंदुस्तानी और तुरानी दल मिल गए। इन दलों ने परस्पर संघर्ष के कारण बादशाहों को अपने स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनाया और विरोधियों के विरुद्ध मराठों या अहमद शाह अब्दाली तक से सहायता मांगने का प्रयत्न किया। इससे दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। बादशाह की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई और दिल्ली पर विदेशी शक्तियों का प्रभाव स्थापित हो गया। प्रश्न, उत्तरकालीन मुगलों के समय सरदारों के नैतिक पतन की क्या स्थिति? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बैरम खां, मान सिंह, राजा जय सिंह, खाना खान, अब्दुल रहीम और आसफ खां जैसे योग सरदार थे जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु उत्तरकालीन मुगलों के समय एक भी ऐसा योग सरदार प्राप्त नहीं हुआ जो वफादार सिद्ध हुआ हो।
प्रश्न, इस काल के प्रमुख शक्तिशाली सरदारों के चरित्र के बारे में क्या कहा गया? सैयद भाई हुसैन अली और मोहम्मद अली, अवध का सूबेदार नजीमुद्दौला और हैदराबाद का निर्माता वजीर निजामुल मुल्क आसफ जाह यदि योग्य थे तो स्वार्थी भी थे। उत्तरकालीन मुगलों का अभिजात वर्ग बेईमानी, झूठ, मक्कारी, चापलूसी इत्यादि में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर था और उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर आसिम मजूमदार ने 18वीं सदी के मुगलों के विषय में क्या लिखा है? उत्तर, उन्होंने लिखा है कि 18वीं सदी में कुलीनों के नैतिक पतन का मुगल साम्राज्य के शीघ्र पतन में बहुत बड़ा योगदान था। प्रश्न, मराठों के उत्तर भारत में प्रवेश और उनकी विचारधारा का मुगल साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, मराठों के प्रवेश से मुगलों की आंतरिक समस्याएं बढ़ीं और आंतरिक पतन तेजी से हुआ। पेशवाओं ने हिंदू पातशाही का आदर्श सामने रखा जो मुस्लिम राज के क्षय द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। मराठे कुछ समय तक भारत में सबसे शक्तिशाली बने रहे किंतु वे सार्वभौमिक सरकार देने में असफल रहे। अगला प्रश्न है, मुगल सेना की संगठनात्मक संरचना में क्या सबसे बड़ी कमी थी? उत्तर, मुगल सम्राटों के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं थी। वो मनसबदारों पर निर्भर रहते थे जो अवसर मिलने पर सम्राटों को धोखा देते थे। सैनिकों को मनसबदार ही वेतन देते थे, उन्हें शाही कोष से सीधे वेतन नहीं मिलता था, जिससे सैनिकों का संबंध सम्राट से न होकर मनसबदार के प्रति अधिक था। प्रश्न, शाहजहां और औरंगजेब की किन नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ? उत्तर, शाहजहां के काल में ही वीर जाति के राजपूतों और अफगानों की सेना में भर्ती बंद कर दी गई थी और औरंगजेब ने भी इनकी उपेक्षा की। वह अपने सेनापति जसवंत सिंह व जयसिंह पर संदेह करता था। राजपूतों के सहयोग के अभाव में मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया। प्रश्न, मुगलों की नौसैनिक स्थिति कैसी थी और अंग्रेजों को इसको क्या लाभ मिला? उत्तर, मुगलों के पास अच्छी जहाजी बेड़ों का अभाव था। अंग्रेजों की अपेक्षा मुगल राज समुद्री शक्ति काफ़ी निर्बल थी, जिसके कारण आंग्ल जाति अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया? उत्तर, अकबर ने उदार धार्मिक नीति अपनाकर हिंदुओं को मित्र बनाया था किंतु औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाकर हिंदुओं को अपना कट्टर शत्रु बना लिया। उसकी धार्मिक नीति के कारण जाटों, सतनामियों, राजपूतों, सिखों, बुंदेलों तथा मराठों के विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने में मुगलों को पूर्ण सफलता न मिल सकी। प्रश्न, उत्तरकालीन मुगल काल में आर्थिक संकट किस प्रकार गहराया? उत्तर, मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत भूमि लगान था। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से लगान न ढंग से वसूल ले जा सके और न ही प्रांतीय सूबेदारों से निर्धारित कर मिला। राजकीय आय घटने पर किसानों पर दबाव बढ़ाया गया, जिससे त्रस्त किसानों ने विद्रोह कर मुगल विरोधी तत्वों को सहायता पहुंचाई। प्रश्न, अनावश्यक युद्धों और नादिर शाह के आक्रमण का राजकोष पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, अनावश्यक युद्धों और कला कौशल के विकास पर आवश्यकता से अधिक धन खर्च किया गया, जिससे स्थिति दुर्बल हुई। नादिर शाह के आक्रमण ने तो मुगलों को कंगाल ही बना दिया और आलमगीर द्वितीय के काल में भुखमरी जैसी नौबत आ गई। प्रश्न, डॉक्टर बिपिन चंद्रा का उत्तर मुगल काल में भारतीयों की राष्ट्रीयता की भावना के विषय में क्या मत है? उनका मत है कि उत्तर मुगल काल में भारतीयों में राजनीतिक राष्ट्रीयता का अभाव था। सांस्कृतिक एकता के बावजूद देश या मातृभूमि के प्रति लगाव तथा उसकी अखंडता या स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी। तत्कालीन अर्थव्यवस्था, सामाजिक संबंध, जाति व्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली ऐसी थी जिसमें समाज की एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव संभव नहीं था और लोग व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता तथा स्वार्थ को सर्वोपरि मानते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? उत्तर, जयसिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? उत्तर, वह 1,00,000 रुपये से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया था इसने शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थीं? उत्तर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, चारों सही हैं। पाँचवा मथुरा भी है। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को नक्षत्रों संबंधी ज्ञान संबंधित के लेखक हैं? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह। निम्नलिखित में कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? उत्तर, शहादत खां। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? उत्तर, फर्रुखसियर। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? उत्तर, चिनकिलिज खां।
औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने। कौन सा मुगल शासक रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? उत्तर इलाहाबाद में। इन्होंने बनवाई कहाँ थी? उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर। उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर, दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रूहेला सरदार अहमद साहब अब्दाली का विश्वास पात्र था? उत्तर नजीब खान।